कर रख देने वाली है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या का मामला पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या की गुत्थी सुलझने पर जो बातें सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। मामले पर डीआईजी और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में बलि दी गई है बच्ची की। मामले के बारे में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि बच्ची की मां ने ही हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें महिला तांत्रिक और मां का प्रेमी भी शामिल था। हत्या में शामिल सभी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और सभी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी एसपी ने बताया कि घटना के 24 घंटे में ही एसआईटी का गठन कर लिया गया था। एसआईटी से मिली जानकारी के मुताबिक मृत नाबालिग की मां ने बेटे के स्वास्थ्य लाभ के लिए पिछले 1 साल महिला तांत्रिक के पास जाती थी और महिला तांत्रिक ने समस्या का समाधान एक कुंवारी लड़की की बलि बताई और नवमी के दिन और छोटी बेटी की बलि देना अच्छा बताया, जिस पर मां तैयार भी हो गई और नवमी के दिन रात 9 बजे तांत्रिक विधि से मासूम की हत्या कर दी गई। एक ऐसा अंधविश्वास के पीछे कारनामा, बेटे की स्वास्थ्य के चलते अपनी बेटी की बलि दे दी गई, वो भी मां के द्वारा ही। मां जो कि खुद महिला है और तांत्रिक जो खुद महिला है, उसने बेटी की बलि बेटे की स्वास्थ्य के लिए सही बताया। ये कैसा अंधविश्वास है और लोग किस तरीके से इस झांसे में आ भी जाते हैं। खास तौर पर ऐसे तांत्रिकों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को इस तरीके से झांसे में लेते हैं। बेटे के स्वास्थ्य के लिए परेशान थी मां, तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के महिला तांत्रिक पास जाकर बच्ची की बलि दिला दी, वो भी नवमी के दिन। 2026 में हम लोग जी रहे हैं और 21वीं सदी में भी अंधविश्वास का ऐसा खेल चल रहा है जहां नाबालिग की बलि दे दी जाती है, वो भी एक बेटे की स्वास्थ्य लाभ की इच्छा में। हालांकि इस मामले पर देखिए पुलिस ने संज्ञान लिया है, लेकिन फिर भी सवाल कई उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे में सवाल पूछता है कि ये अंधविश्वास की भेंट आखिर कब तक बेटियां चढ़ेंगी? ऐसी मानसिकता पर कानूनी कार्रवाई कब तक होगी? बेटी और बेटे में कब तक ये समाज इसी तरीके से अंतर करता रहेगा और बेटियां अंधविश्वास की शिकार होती रहेंगी? गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक मृतिका की अपनी मां रेशमी देवी है। उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है। उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतिका की माँ को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। और देखिए न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आखिर कब तक अंधविश्वास की भेंट चढ़ेंगी बेटियां? ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, एक अंधविश्वास की ऐसी घटना सामने आई है जो कि कई सवाल खड़े करती है। ऐसे तांत्रिकों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, सभी को झकझोर कर रख दिया गया। दरअसल ये जो पूरा घटना है वो मंगला जुलूस यानी जो रामनवमी का समय था, अष्टमी की रात्रि को जो है वो अंजाम दिया गया था। बच्ची गायब थी। दुष्कर्म के मामले में हालांकि कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने एसआईटी टीम की गठन किया
और जब इसकी सच्चाई को खंगाला तो सच्चाई कुछ और ही निकला। उसकी माँ ही जो है वो कातिल निकलती है और गांव की एक जो भक्ताइन कहा जाता है, जो तांत्रिक विद्या यानी अंधविश्वास का जो खेल खेल रही थी, वो जो है इसकी आरोपी निकलती है और गांव के ही एक व्यक्ति का सहारा लिया जाता है। यानी जो तीनों व्यक्ति को जो है पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर जो इस तरीके से जो मामला आया है, अंधविश्वास में एक बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर पूरे हजारीबाग में अभी भी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन सुशांत, एक ऐसा मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में प्रशासन को कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा जो कि इन तांत्रिकों पर शिकंजा कसे कि ये तांत्रिक आखिर भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और इस तरीके के काम करवाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जिस तरीके से अंधविश्वास का जो खेल है, खासकर वो ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ही मामला ये सामने आया। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों में एक उबाल था, दुष्कर्म को लेकर उबाल था, और उसी को लेकर पुलिस ने भी जो है इस पूरे मामले में जोर दिया। पिछले रात की अगर बात कर ले तो झारखंड की जो डीजीपी है वो भी घटनास्थल पर गई थी और इस पूरे मामले की जांच उन्होंने भी किया है। अगर पुलिस इसी तरीके से मामले की अगर तत्परता से कार्रवाई करे तो कहीं ना कहीं ऐसे अंधविश्वास के मामले में कई बेटियां की जो हत्या हो रही है, कई जो आरोपी है उनकी जो है कहीं ना कहीं आरोपी की गिरफ्तारी जरूर हो सकती है। जी ठीक है सुशांत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं अब इस मामले को लेकर देखिए राजनीति भी तेज हो चुकी है। जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आरोपी भीमराव का बीजेपी से संबंध बता दिया है और विरोध में शामिल होने की कही बात। अब बीजेपी ने जेएमएम के दावे को खारिज करते हुए यह कहा है कि गिरफ्तार आरोपी से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस ने मामले पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। अंधविश्वास की भेंट चढ़ी है मासूम और इसको लेकर के अब देखिए राजनीति भी होनी शुरू हो चुकी है। देखिए जो घटना हुई थी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, परंतु हमको शुरुआती दिनों से ही हम लोगों को ये भरोसा था हजारीबाग जिला पुलिस प्रशासन पर। वहाँ के पुलिस अधीक्षक एक बेहतर काम करने वाले पदाधिकारी हैं और अंततः उद्भेदन हुआ, गिरफ्तारियां भी हो गई। लेकिन जो चिल्लों पे हल्ला हंगामा कर रहे थे हमारे विपक्षी मित्र, उनकी कलई खुल गई, वो एक्सपोज हो गए। एक सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी रहा हुआ बीजेपी का, तो भाजपा के कार्यकर्ता ही उसमें शामिल पाए गए। माँ अपनी बेटी की बलि दे रही है क्योंकि उसको अपने बेटे को ठीक करना है। कैसा अंधविश्वास साहब, नरबली कर दी। डाइन की तरह माँ ने बेटी के जीवन को लील कर लिया। बताया गया कि उसके सर को कुचल दिया गया और खून से नहलाया गया किसी देवी को। ये मतलब किसी पिक्चर की स्टोरी नहीं, ये 21वीं शताब्दी के 26वें वर्ष में एक हत्यारिन माँ की दास्तान है और इसमें सभी लोगों को फांसी होनी चाहिए स्पीडी ट्रायल के जरिए। हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह समाज का सबसे विकृत चेहरा सामने आया है और इसके लिए जहां सत्ता पक्ष वहीं विपक्ष दोनों की यह जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे विकृत चेहरे से कैसे हम समाज को निकालने का काम करें। बोकारो से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अमन साहू गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। अमन साहू गिरोह के प्रिंस गुप्ता उर्फ भाटिया को बताया जा रहा है कि पुलिस ने जैसे ही पकड़ा उसका एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में प्रिंस गुप्ता को गोली लगी है। हथियार बरामदगी के दौरान एनकाउंटर किया गया है। बालिडी ओपी क्षेत्र की घटना है। घायल प्रिंस गुप्ता का बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज जारी है। तो देखिए अमन साहू गैंग और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और इस दरमियान अमन साहू गिरोह के प्रिंस गुप्ता उर्फ भाटिया का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जिसका नाम प्रिंस गुप्ता उर्फ प्रिंस भाटिया है, जो विभिन्न कांडों में जो है रंगदारी को लेके, कॉल को लेके जो है बहुत टाइम से लोगों को परेशान करता था। उसी की गिरफ्तारी उपरांत उसकी निशानदेही पर यहाँ पर हमारी एसआईटी की टीम वेपन रिकवरी के लिए आए थे। उसके साथ मौके की तलाश देखते हुए उसने जब वेपन रिकवरी हैंडओवर करते समय उसको लगा कि उसको मौका है, तो उसने पुलिस पे फायरिंग खोल दी, जिसमें फॉर्चुनेटली कि किसी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी को किसी तरह का क्षति नहीं हुई। जवाबी फायरिंग में सेल्फ डिफेंस पे जब पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग की गई तो उसकी जो व्यक्ति था अक्यूज जो है उसकी टांग में एक गोली लगी है। उसको त्वरित इलाज हेतु अविलंब अस्पताल ले जाया गया है। वो अभी खतरे से बिल्कुल बाहर है। बोकारो पुलिस ने आज ऑपरेशन लंगड़ा के तहत
एक बड़ी कार्रवाई की है। हम खड़े हैं बालीडीह ऑफिस क्षेत्र के पहाड़ी के इलाके में। आप देख सकते हैं ये कॉर्डन अप किया हुआ है और एक गाड़ी खड़ी है काले रंग की, वो बालीडीह थाना प्रभारी की गाड़ी है। प्रिंस गुप्ता और भाटिया जो चास का रहने वाला है, उसके 7 अन्य और 6 लोग, टोटल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद प्रिंस गुप्ता को लेकर जो यहाँ पहाड़ी में हथियार छुपा कर रखा था, उसे यहाँ पर सर्च करने के लिए लाया गया। सर्च करने के दौरान जो है यहाँ 2 पिस्टल रखा हुआ था। दोनों पिस्टल, एक पिस्टल से जो प्रिंस गुप्ता और भाटिया ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें गाड़ी पे गोली लगी है। इसी दौरान पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में प्रिंस गुप्ता को पैर में गोली मारी गई है और उसे घायल कर उसे अस्पताल भेजा गया है। इस पूरे नेटवर्क की अगर बात करें तो प्रिंस गुप्ता सहित जो अन्य 6 लोग हैं, टोटल 7 लोग जो हैं वो अमन साहू गैंग के लिए काम कर रहे थे और इन लोगों के द्वारा अमन साहू के अलावे प्रिंस खान को भी यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका नंबर उपलब्ध कराया जाता था और इसी के तहत जो पूरी गैंग है बोकारो में संचालित की जा रही थी और जो दोनों गैंग है वो अपना पैर पसार रहा था। अब आगे एसपी का कहना है कि इसको लेकर आगे भी जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस प्रकार से यह गैस संचालित हो रहा था, गैंग जो संचालित हो रहा है। और जो आरोपी है इन लोगों के पास से सिम भी मिला है, जिस सिम से जो है धमकी जो है सभी लोगों को दिया जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि अहले सुबह बोकारो के लोगों के लिए अपराधियों को जो खत्म करने का एक अभियान चलाया गया है और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरे राज्य में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, चाहे धनबाद हो, बोकारो ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। गढ़वा से बड़ी खबर, पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। निर्माणाधीन 4 लेन सड़क पर यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक की मौत के बाद दरअसल हंगामा हुआ। NH 19 पर ग्रामीणों ने सड़क जाम की और जाम हटाने आई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस की गाड़ी को घेर कर तोड़फोड़ किया गया है। तो देखिए, पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प का मामला। निर्माणाधीन 4 लेन सड़क पर हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक की मौत के बाद हंगामा। NH 39 पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जाम हटाने आई पुलिस पर भीड़ ने हमला किया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस की गाड़ी को घेर कर तोड़फोड़ किया गया। एक्सीडेंट करके मारा वाला इन लोग मांग खातिर रोड जाम किया कि मांग हम लोग को 2 रोड दो, निकले के निकासी दो। तो इन लोग निकासी नहीं दिया। आप लोग जोते जब कोई उधर से पुलिस लाठीचार्ज कर दिया, सबके मरने लगा, सब पब्लिक कूदने लगे। उधर से हम आए बकरी बांध रहे थे तो रेठा था, ले कूदे, हम चढ़े कि किस लिए तू लाठी चला रहा है, किस लिए सोच गया। तो ये 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मुआवजा जो है वो आपको कागजी प्रक्रिया पूरी करना होगा। उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, थाना का सनहा चाहिए। ये सारा जब कागजात आप जमा कर दीजिएगा तो 1 महीना के अंदर आपके खाते में खुद चला जाएगा। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां के ओल्ड पुलिया रोड में पति पत्नी ने जोरदार हंगामा किया। बीच सड़क पर पति पत्नी को पीटने लग गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पत्नी को बचाने की कोशिश की तो गुस्साए पति ने बंदूक निकालकर बीच सड़क पर फायरिंग शुरू कर दी और गाली गलौज भी की। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद पति वहां से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी पत्नी को थाने ले जाकर मामले की जानकारी ली गई। पुलिस अब आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरिडीह से बड़ी खबर, धनवार बाजार से दिन दहाड़े फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। 6 लोग फर्जी GST अधिकारी बनकर आए और 20 लाख रुपए से ज्यादा के सोना चांदी के जेवरात लेकर के फरार हो गए। और देखिए, बताते चलें आपको, बड़ी बात यह है कि अपराधियों में एक सुरक्षा कर्मी भी शामिल था जो पुलिस की वर्दी में आया था। बदमाशों ने कागजात की जांच के लिए अलमारी खुलवाई और उसमें रखे जेवरात लेकर फरार हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई और आपको ये बताते चलें, पुलिस CCTV के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, CCTV फुटेज, जहां पर एक जो यहां पर व्यक्ति है वो पुलिस के कपड़े में आया है और जांच करने के लिए वो खुलवाता है अलमारी और उसके बाद वहां से जेवर लेकर के फरार हो जाता है। तो फर्जी अधिकारी बनकर आया व्यक्ति और यहां पर जेवर लूट करके
फरार हो गया। 3:37 बज गया, 6 गो आदमी आया था, आके हमारा मालिक का नाम पूछा, हरिहर साहब, और आके बोला कौन सा काम करता है, जीएसटी वाला है, जीएसटी पेपर है। हम लोग बोला नहीं है जीएसटी पेपर, तो कौन सा काम बनाता है। हम लोग बोला कौन सा काम बनाता है, हॉल मार्किंग कहाँ मारता है, हॉल मार्किंग सेंटर किधर है, ये सब पूछा। पूछ के बोला सामान सब निकालो और टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग के लिए लेके जाने लगा, लेके गया। किसको किसको लेके गया? हमारा मालिक को ही लेके गया। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में नई सरकार का गठन होगा। 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है और 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाएंगे नीतीश कुमार। 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो जाएंगे नीतीश। 10 को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे और 10 की शाम या 11 को सुबह पटना लौटेंगे। राज्यसभा जाने के बाद दे सकते हैं इस्तीफा। तो देखिए, ये खबर मिल रही है। अब सबकी नजर दरअसल बिहार पर यह है कि अगला सीएम चेहरा कौन होने वाला है। तो ऐसे में खबर यही मिल रही है सूत्रों के हवाले से, 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। खबर यह है कि 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे और इसके बाद 10 को ही शाम में या फिर 11 को सुबह पटना लौटेंगे। राज्यसभा जाने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। तो अगला सीएम चेहरा कौन होगा बिहार का, इस पर सबकी नजर है। कई नाम इस वक्त रेस में है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस बार किसकी संभावना जो है वो ज्यादा लग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है। तो ऐसे में आखिरी मोमेंट पे क्या भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी, कौन सा चेहरा इस बार मुखिया के तौर पर सबके सामने रखने वाली है, ये अभी किसी को भनक तक नहीं लग पाई है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार, देखिए बताया जा रहा है कि 10 तारीख को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले लेंगे। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, देखिए खबर ये मिल रही है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में नई सरकार का गठन हो सकता है, क्या जानकारी है? देखिए, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण करेंगे और 10 अप्रैल के बाद वो अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। तो अब नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू होगी और ये माना जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो तीसरे हफ्ते में ये खबर आ रही है कि तीसरे हफ्ते में, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में नई सरकार जो है आकार ले लेगी, नई सरकार का गठन हो जाएगा। और ये सोर्सेज से हमें खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो रहे हैं नीतीश कुमार और 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, त्याग पत्र देंगे और उसके बाद नए चेहरे की जो तलाश चल रही है बीजेपी और जेडीयू के आला नेताओं के साथ साथ जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ भी राय शुमारी होगी और उसके बाद जो है जो सीएम पद का चेहरा है उसको मंजूरी मिल जाएगी। तो ऐसे में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने होगा और उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होगी। मंत्री परिषद में कौन कौन से चेहरे होंगे, किस दल से कितने मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, ये सारी जो है मंत्रणा शुरू हो जाएगी। तो ये माना जा रहा है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि 14 अप्रैल के बाद यानी तीसरे हफ्ते नई सरकार का गठन हो सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए दिवाकर जी। और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अब बिहार में नई सरकार की गठन को लेकर के अटकलों का बाजार जो है वो गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और खबर यही मिल रही है कि 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। क्या अभी सोर्सेस कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ देर पहले दिवाकर सर ने पूरी जानकारी दी है और मैं आपको उस पर ताजा अपडेट ये कर दूं कि अगर आप सिलसिलेवार ढंग से अगर आप प्रक्रिया देखेंगे तो आपको भी साफ साफ इशारा मिल जाएगा। पहले एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफा देना, फिर राज्यसभा के सदस्य लेने 10 तारीख को उनका दिल्ली पहुंचना और उसके बाद 7 नंबर जहाँ पे 7 खुला रोड जहाँ पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के बाद उसमें रह सकते हैं, तो उसकी पूरी तैयारी का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार 2-3 बार वहां पर पहुंच चुके हैं। तो पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब
जो जानकारी मिल रही है कि खरमास के बाद कभी भी नई सरकार का गठन हो जाएगा और अब नजरें इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे कौन बैठते हैं, जिसकी चर्चा अभी चल रही है, जिसमें सम्राट चौधरी की चर्चा सबसे ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार उन्हें लेकर जो इशारा किया है उससे भी सफा। फिलहाल अगर सम्राट चौधरी को लेकर देखें तो सम्राट चौधरी जब से डिप्टी सीएम बने हैं या फिर जब गृह मंत्री बने हैं तो उनके काम की प्रशंसा हुई। तो जाहिर तौर पे ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो 14 तारीख के बाद कभी भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद दो बातों पर नजर रहेगी कि मंत्रिमंडल के गठन में पिछले बार तमाम मंत्रियों को एक साथ नहीं शपथ दिलाया गया था। जेडीयू कोटे से भी कम मंत्री बने थे लेकिन बीजेपी कोटे से ज्यादातर मंत्री बने थे। इस बार जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो सूत्र बताते हैं कि इस बार अच्छी खासी संख्या में मंत्रिमंडल में सहयोगी शामिल किए जाएंगे। और जेडीयू कोटा के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि जेडीयू कोटा से अधिकांश जो पुराने चेहरे हैं उन्हें रिपीट किया जा सकता है, 1 या 2 परिवर्तन हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ये पूरी प्रक्रिया अब एक तरीके से शुरू हो चुकी है, अंदर नहीं, लेकिन खरवास के बाद आनंद देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि जो संवैधानिक पद के लिए जो भी प्रोसेस होता है, कितने दिनों का गैप होगा, कब रेजिग्नेशन का आखिरी दिन है, ये सब फॉलो तो हो ही रहा है। लेकिन जो इंसानी कह सकते हैं कि नेचर होता है कि पहले से ही ये पता लगाना कि अगला सीएम कौन होगा, चेहरा कौन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, कितने मंत्री होंगे, ये सब जो सवाल है ना, इसके लिए ही लोग सबसे ज्यादा इच्छुक हैं जानने के लिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और बिहार की सियासत में अभी इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। हर पार्टी की नजर इस बात को लेकर टिकी हुई है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। जाहिर तौर पर बीजेपी जिसे भी सीएम बनाएगी जातीय समीकरण के साथ साथ उसकी पृष्ठभूमि, उनका बिहार के राजनीति में हनक या फिर उनका व्यक्तित्व, ये तमाम बातों पर ध्यान रखा जाएगा। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि 2029 में बिहार में लोकसभा चुनाव भी होना है और माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद दोनों विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकता है। तो तमाम परिस्थिति को देखते हुए और खासकर सबसे बड़ी बात है कि अगले साल यूपी का विधानसभा चुनाव भी होना है, तो बिहार में जो भी मुख्यमंत्री ठीक है आनंद, आप बने रहिए। अमितेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमितेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली का कार्यक्रम है नीतीश कुमार का 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होने वाले हैं, तो किस तरीके से शेड्यूल किया गया है और क्या कुछ होना है? देखिए, दिल्ली में 10 अप्रैल को नीतीश कुमार का बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो 10 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, उसके पहले 9 को शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बतौर मुख्यमंत्री ही दिल्ली आएंगे, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पहले से ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। आज 2 अप्रैल को संसद का जो मौजूदा सत्र है उसका समापन हो रहा है। इसके बाद 9 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली आना है और यहाँ आने के बाद 10 अप्रैल को बतौर राज्यसभा सांसद उनका शपथ ग्रहण होगा। उस दिन और भी सांसदों का, जो राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 को ही शाम में या अगले दिन सुबह दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। जब पटना पहुंचेंगे उसके बाद नई सरकार को लेकर के तैयारी शुरू होगी और उसी बीच जो अप्रैल के तीसरे हफ्ते की बात कही जा रही है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, यानी दिल्ली में राज्यसभा सदस्य का शपथ ग्रहण करने के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री के पद से उनका इस्तीफा होगा और उस औपचारिकता के बाद नए नेता का चुनाव होगा, जिसमें बीजेपी संसदीय दल का नेता, जेडीयू संसदीय दल का नया नेता होगा और उसके बाद एनडीए संसदीय दल के नेता का चुनाव होगा और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू के कोटे से और 2 डिप्टी सीएम की संभावना है। तो तमाम प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए ही दिल्ली आएंगे, इस बात की ज्यादा संभावना है। और सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद जब पटना लौटेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, इस बात की ज्यादा संभावना है। जी अमितेश, आप तो दिल्ली में हैं, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, क्या इस वक्त चर्चा चल रही है चेहरों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से कई नाम हैं जिनको लेकर के चर्चा है, अटकलबाजी तो जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार में जिस तरह से सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नाम अगर कोई है विधानमंडल दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, उस लिहाज से सम्राट चौधरी ही सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो चर्चा होगी, जो भी अंतिम मुहर लगेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है बैठ करके चर्चा करेगा। उसके बाद नाम पर मुहर लगाई जाती है। बीजेपी की परंपरा है कि दिल्ली से सब कुछ तय होगा। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं उनसे भी राय मशविरा किया जाता है और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों से राय मशविरा करने के बाद जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी प्रधानमंत्री की मुहर एक तरह से कह सकते हैं कि अंतिम मुहर होगी। उसके बाद जो भी व्यक्ति नेता के पद पर चुनाव होगा और
जो पर्यवेक्षक जाएंगे दिल्ली से, जब विधानमंडल दल के नेता का चुनाव होगा उसके लिए पर्यवेक्षक जाएंगे, उनसे उनकी मौजूदगी में ही नए नेता का चुनाव होगा। तो कौन नेता होगा ये कहना तो अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन रेस में सबसे आगे जो व्यक्ति दिख रहे हैं वही हैं और दिल्ली से ही तय होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि दिल्ली से ही तय होगा कि बीजेपी कोटे से कौन व्यक्ति सबसे आगे होगा, विधानमंडल दल का नेता का जो चुनाव होगा उसमें सबसे आगे कौन होगा, किसका चुनाव होगा। और पूरी प्रक्रिया जो होगी वो अप्रैल के तीसरे हफ्ते में होगी, जब दिल्ली से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटेंगे उसके बाद प्रक्रिया होगी और निश्चित रूप से अंतिम मुहर जो लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो तमाम सदस्य हैं उनसे सलाह लेने के बाद लिया जाएगा। ठीक है, तो माना यह जा सकता है कि 14 अप्रैल के बाद ही बिहार को नया सीएम मिल सकता है। बहुत धन्यवाद अमितेश आनंद आपका तमाम जानकारियों